हाँ 15 कर लेते हैं, और बताओ 14 15 दोनों। एक काम करते हैं, पहले 14 15 खत्म करके फिर अगले पन्ने में आते हैं बेटा। बस एक 14 नंबर, रंजना ने किस वर्ष अपना स्नातक पूरा किया, मतलब ग्रेजुएशन अपना किस साल पूरा किया, ये पूछा गया है। चलिए अच्छी बात है। तो हमने आपको ऑप्शंस पहले ही बता दिए थे बेटा। ऑप्शन ये बताए थे कि जब पहली जानकारी से आंसर आ जाए लेकिन दूसरे से आंसर ना आ पाए तो ए लगाते हैं। डी कब लगाते हैं, जब पहले से ना आ पाए लेकिन दूसरे से आ जाए। शाबाश। सी कब लगाते हैं, जब पहले से भी आ जाए और दूसरे से भी आ जाए। वेरी गुड। डी कब लगाते हैं बेटा, जब दोनों से ना आ पाए। दोनों से अकेले अकेले भी आंसर नहीं आ पाएगा और दोनों को मिलाकर भी नहीं आ पाएगा, तो ऑप्शन डी लगाएंगे। तो बेटा ई कब लगाएंगे, जब दोनों को मिलाकर ही आएगा। ठीक है, ये ऑप्शंस का क्रम होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों के एग्जाम में जो कि आप देने जा रहे हो उसमें किसी में भी आप जानते हो कि 5 ऑप्शन आने नहीं है। आपके पेपर में तो 4 ही आने हैं भाई। बैंकिंग के अलावा जितने पेपर है सब में 4 आने हैं। तो आपके में वो कौन से 4 देंगे वो हमें भी नहीं पता, वो तुम्हें भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। वो इनमें से कोई भी 4 दे सकते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग 5 ऑप्शंस के हिसाब से सीख लेते हैं। पेपर में जो 4 आएंगे उसको हम इस्तेमाल कर लेंगे। चलिए काम की बात पे आते हैं। 14 नंबर बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहते हैं। ये कहा गया कि रंजना ने किस वर्ष अपना स्नातक पूरा किया। तो मतलब उसने जो ग्रेजुएशन है ना, ग्रेजुएशन वो किस साल पूरा किया, ये हमसे पूछा गया है कि उसका साल कौन सा है, ईयर कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं पहली जानकारी। पहली जानकारी है कि रंजना के पिताजी को, बेटा आप लोगों में से शीट किसके पास नहीं है, ले लो बेटा। नहीं शीट दे दो, ये आप लोगों के पास है। जिनके पास शीट ना हो ले लीजिए, जिनके पास शीट ना हो ले लीजिए। तो बेटा पहली जानकारी देखो क्या दी गई है। रंजना के पिताजी को ठीक से याद है कि रंजना ने अपना स्नातक मार्च 1989 के बाद परंतु मार्च 1993 के पहले पूरा किया है। तो पिताजी के हिसाब से तो बात कुछ ऐसी बन रही है कि रंजना ने अपना जो ग्रेजुएशन है वो मार्च 1989 के बाद परंतु मार्च 1993 के पहले। तो मतलब इसके बीच में कहीं किया होगा, 1989 से 1993 के बीच में कभी किया होगा। तो 1990 भी हो सकता है, 1991 भी हो सकता है, 1992 भी हो सकता है। क्यों भाई, सही है ना? ठीक है। तो पिताजी के हिसाब से ग्रेजुएशन इसी बीच में कहीं हुआ है। अब किस साल में हुआ है, क्या वो साल कंफर्म कर पा रहे हो? वो कुछ भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 91 भी हो सकता है, 92 भी हो सकता है। तो पिताजी के हिसाब से तो बेटा नहीं पॉसिबल है, पता नहीं चल पा रहा है। दूसरा रंजना के भाई को ठीक से याद है कि जो रंजना का स्नातक है ना वो मार्च 91 के बाद परंतु मार्च 94 के पहले। मतलब 91 के बाद बेटा, 91 के बाद परंतु 94 के पहले हुआ है। तो भाई के हिसाब से कब कब हो सकता है, 92 93। अब पापा के हिसाब से कब कब हो सकता है, 90 91 92। तो पिताजी के हिसाब से इन 3 में से किसी भी साल में हो सकता है और भाई के हिसाब से इन दोनों में से किसी में भी हो सकता है। तो अगर आप देखोगे भाई की बात करो तो क्या भाई के हिसाब से भी कोई निश्चित हो पा रहा है, 92 भी हो सकता है, 93 भी हो सकता है। तो अकेले भाई की जानकारी से भी भला नहीं हो रहा है। तो जब ना पहले से आ पाए ना दूसरे से, अब दोनों को मिला दो। अब मिला दो तो बताओ दोनों को देखकर क्या दोनों में कोई ऐसा साल जो दोनों में कॉमन हो। 92 दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब अगर 92 को वो ग्रेजुएशन पूरा कर ले 92 में तो पिताजी के हिसाब से भी सही हो जाएगा और भाई के हिसाब से तो क्या मिला के आंसर आ गया, मिलाकर आया। अच्छा ये दिया हुआ है, ये मैंने पढ़ा नहीं। जिस वर्ष अपना स्नातक पूरा किया हुआ एक सम संख्या है। हाँ ठीक है, ये मैंने नहीं पढ़ा। सुनो भैया। अच्छा जितने जल्दबाज हम उतने ही तुम भी हो, ये भी हम समझ गए। देखो बेटा गौर करो, सेकंड वाली इंफॉर्मेशन को जब दोबारा से पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ते हैं। रंजना के भाई को ठीक से याद है कि जो रंजना ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, स्नातक पूरा किया है वो 91 के बाद परंतु 94 के पहले तथा रंजना ने जिस वर्ष अपना स्नातक पूरा किया है वह वर्ष एक सम संख्या है। अब आप बता दो इन दोनों में से क्या कोई एक सम है, 92 कंफर्म हो गया। तो अकेले बताओ दूसरे से आंसर आ गया कि नहीं आ गया? क्या पहले की कोई मदद लेने की जरूरत पड़ी? कोई जरूरत नहीं, आंसर अकेले दूसरे से आ गया। अब बताओ ऑप्शन कौन सा? जब पहले से ना आ पाए लेकिन दूसरे से आ जाए तो ऑप्शन क्या लगेगा? बी। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर लगाइए बी। करेक्शन कर लो, सही आंसर लगाओ बी फॉर बॉल। क्या आप लोगों ने भी ऐसा ही कुछ लगाया था? शाबाश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा
क्या 2 घंटे पहले 4 बजे थे? आओ देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन की शुरुआत क्या से हुई है? क्या? तो अगर शुरुआत क्या से हुई है तो जो आंसर आएगा वो हाँ या ना में आएगा। अच्छा अगर हाँ में आंसर आया तो भी आंसर आया, और अगर ना में आया तो भी आंसर आया, दोनों का मतलब आंसर आया। ठीक है ना? तो चलिए देखिए, क्या 2 घंटे पहले 4 बजे थे? तो आइए देखते हैं पहली जानकारी में क्या कहा गया। बेटा पहली जानकारी में ये कहा गया, ध्यान से सुनना। हाँ जी, अरे उस समय है, वो समय संख्या थोड़ी ना कुछ होगी, वो मिसप्रिंट है या करेक्ट डोज में समय हो। आप सही है? ठीक है, वो समय बाय मिस्टेक लिख गया होगा। अच्छा कुछ सोचो, समय संख्या क्या होगी? समय होगी, है ना? आप सभी लोग करेक्शन कर लो बेटा, समय संख्या की जगह सम संख्या कर लो। सम मतलब इवन, क्यों? सही है। और क्वेश्चन नंबर 15 भैया ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 में ये बोला कि क्या 2 घंटे पहले 4 बजे थे? अब पहली जानकारी देखो, अभी घड़ी की दोनों सुइयों एक सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। इन्होंने अभी हमसे बात कही कि इस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में और एक दूसरे से विपरीत हैं। तो एक दूसरे से विपरीत, आपको तो ऐसा लगेगा कि गुरुजी एक दूसरे से विपरीत जब होती हैं तो केवल 6 ही बचता है, केवल 6 ही बचता है, ऐसा आपको लग सकता है, लग सकता है बेटा। 9:15 में नहीं होती। तो ध्यान दीजिएगा, देखो 6 बजे दोनों सुइयां वाकई में एक दूसरे के विपरीत होती है और एक सीधी रेखा में होती है। तो इसमें आप एक गलती ये कर सकते हैं कि गुरुजी हो सकता है 6 बज रहा हो सकता है अभी 6 बज रहा हो, और अगर अभी 6 बज रहा हो तो बताओ 2 घंटे पहले क्या बजा था? 4 बजा होगा। तो इन्होंने पूछा कि क्या 2 घंटे पहले 4 बजा था? तो तुम्हारा जवाब हाँ में आ सकता है, आ सकता है कि नहीं? सकता तो है। ठीक। अच्छा जो लोग बीच में भी कह रहे थे कि 9:15 में तो गुरुजी हो सकता है, 9:15 में भी तो सीधी रेखा होती है, तो आप बताओ 9:15 में क्या क्लॉक चैप्टर अगर कभी हमने पढ़ा होगा, 9:15 में कभी सीधी रेखा होती है? नहीं होती। ध्यान से देखना क्यों नहीं होती है, सुनो ध्यान से देखना क्यों नहीं होती है सीधी रेखा 9:15 बजे। एक बात बताओ, 9:15 का मतलब कि मिनट की सुई कहां पर? 9:15 का मतलब मिनट की सुई कहां पर? मतलब 3 पर ना, मिनट की सुई 3 पर फाइनल। अच्छा घंटे की सुई क्या 9 पर ही रुकी रहेगी? 9 पर तो तब होती थी जब 9 बजता था, यहाँ पर 9:15 हो चुका है, तो क्या घंटे की सुई थोड़ा सा ऊपर जा चुकी होगी कि नहीं? सीधी रेखा नहीं बनेगी ना बेटे, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए सीधी रेखा की अगर बात करें तो सीधी रेखा 6 बजे तो हम सबको ही पता है कि बनती है, लेकिन ऐसा नहीं कि 6 ही बजे बनती है। सीधी रेखा और भी कई टाइम पर बचती है, सॉरी बनती है। तो सीधी रेखा और कब कब बनती है? जैसे मैं आपसे अगर कहूं बेटा, अच्छा मैं आपसे अगर ये कहता हूं कि 7:05 सही 5/11 बजे, और हम आपसे ये कह रहे हैं कि इस समय भी सीधी रेखा बनती है 7:05 सही 5/11 बजे। आओ बजा कर देखते हैं। तो 7:05 सही 5/11, तो एक सुई हम लगभग यहां कहीं पहुंचा दे लगभग, और दूसरी सुई हम यहां कहीं पहुंचा दे, अरे लगभग सीधी ऐसे मान लो है। तो आप बताओ सीधी रेखा बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी कि नहीं बनेगी? तो सीधी रेखा तो इस समय बनती है। तो इन्होंने बस इतना कह दिया कि अभी जो है, इन्होंने क्या कहा हमसे, बोला ये है बेटा, इन्होंने बस इतना कह दिया, ये बोल दिया कि अभी घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा पर एक दूसरे के विपरीत हैं, तो वो तो समय ये वाला भी हो सकता है। तो अगर इसके हिसाब से देखोगे तो 2 घंटे पहले क्या बजा होगा? 5:05 सही 5/11 ही तो बजा होगा। तो इसके हिसाब से देखोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा नहीं में। क्वेश्चन क्या था याद करो, क्या अभी 2 घंटे पहले 4 बजा था? तो अगर इसके हिसाब से देखोगे तो 2 घंटे पहले क्या बजा था? 5। समझ पा रहे हो? और उसके हिसाब से 2 घंटे पहले क्या बजा था? 4 बजा था उसके हिसाब से। तो उसके हिसाब से तो आंसर हाँ में आया, और इसके हिसाब से आंसर किस में आया? ना में। तो क्या पहली जानकारी से कोई निश्चित आंसर आ पा रहा है? नहीं कंफर्म हो पा रहा है सर। आंसर हाँ में भी आ सकता है और ना में भी, इसलिए पहली जानकारी फेल हो गई। आइए सर दूसरी देखते हैं। दूसरे में क्या कहा? 2 घंटे पहले घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 120 डिग्री का कोण था। तो 120 डिग्री का कोण तो फिर बहुत तरीके से बनता है यार। वैसे इन्होंने जो दिया है वो आपको परेशान करने के लिए बोला है। इन्होंने ये बोला है कि 2 घंटे पहले 120 डिग्री का कोण था। तो 2 घंटे पहले अगर 120 डिग्री का कोण था, अगर 120 डिग्री का कोण था, तो अगर आप समझोगे इस बात को तो ये कह तो सकते हो ना, क्या दिक्कत है? हम 120 डिग्री का कोण बना के दिखा देते हैं आपको। 120 डिग्री का कोण अभी बन जाएगा कि
एक सुई 12 पर और एक सुई 4 पर। ये घंटे की सुई, ये मिनट की सुई। आप बताओ दोनों सुइयों के बीच में 120 डिग्री का कोण है कि नहीं? आप बताओ पूरा गोला कितने डिग्री का होता है? 360। पूरे गोले में ये टुकड़े जो होते हैं वो कितने होते हैं? 12। कितने? 12। तो हर एक टुकड़ा कितने डिग्री का? बोलो बेटा 30। तो बच्चा अगर हर एक टुकड़ा 30 डिग्री का, हर एक टुकड़ा 30 डिग्री का, तो आप ही बता दो 30 30 30 30 कितने हो गए? 120। तो आप बताओ 4 बजे तो 120 बनता है, और अगर 4 बजे 120 बनता है तो सर और भी बनता है। फिर अगर मैं 8 बजे बनाना चाहूं तो बताओ क्या 8 बजे भी 120 बनता है कि नहीं? अरे इधर से देख लो 120 बन रहा है कि नहीं? अभी भी चेक करना, 4 टुकड़े हैं, 30 30 30 30। क्या हमारी बात समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से 8 भी तो बच सकता है। कंफर्म तो हो ही नहीं पा रहा है, तो दूसरे से भी अकेले आंसर नहीं आ पा रहा है। जब ना पहले से आए ना दूसरे से आए, तब एक रास्ता बनता है दोनों को मिलाकर। अब दोनों को अगर मिला देते हैं बेटा, तो भैया पहली जानकारी के हिसाब से 2 समय आ रहे थे। कौन कौन से समय आ रहे थे? एक 6 बजे और एक और कोई, तो वो बहुत सारे हो सकते हैं। पहली जानकारी के हिसाब से हम मान लेते हैं कि ये 2 आंसर आ रहे थे, और दूसरी जानकारी के हिसाब से बस इतना पता चला कि दोनों सुइयों के बीच जो कोण बन रहा है वो 120 बन रहा है। तो 120 भी तो बहुत बार बन सकता है। तो मिलाकर भी क्या कुछ भला हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है बेटा, श्योर नहीं है। मिलाकर भी कोई भला नहीं हो पा रहा। अब बताओ आंसर कौन सा लगाओगे? डी। बेटा सही करो, इसमें आंसर हम लोगों ने शायद ए लगाया था ना, अब आप डी लगा लीजिए, डी लगा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पन्ने में कौन सा सवाल है जो परेशानी उत्पन्न कर रहा था? बताओ जल्दी से। 22वां और 20 मतलब 20। चलिए 20 22 23, ठीक, आई लिखते हैं जल्दी से। 20 22 23। देखिए आप अगर हमसे सवाल पूछ रहे हैं तो एक बात तो हमको समझ में आ गई कि तुम्हें इस तरह के सवाल लगाने का तरीका पता चल गया। ये हमें समझ में आ गया कि तुम ये जान गए हो कि इस तरह के सवाल लगाए कैसे जाते हैं। जानकारियों का इस्तेमाल करना होता है, और जानकारियों का इस्तेमाल बहुत धैर्य के साथ करना होता है, बहुत पेशेंस के साथ करना होता है। मेरी बात समझ रहे? सबसे पहले पहली जानकारी अगर पास हो या फेल हो, कुछ भी हो, बनी रहे दो। उसके बाद में किसका इस्तेमाल? दूसरी जानकारी। और जब दोनों पे कट्टम लग जाए तब दोनों को मिलाकर, है ये क्रम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखो बेटा। 20, यदि कोई 2 व्यक्ति एक साथ स्टेशन नहीं पहुंचे, मतलब कोई भी बराबरी में नहीं पहुंचे, सब अलग अलग समय पर पहुंचे, तो L, M, J, T और R में से स्टेशन पर सबसे पहले कौन पहुंचा है? सबसे पहले कौन पहुंचा है? आइए पहली जानकारी देखो। सबसे पहले पता करना है कि सबसे पहले कौन पहुंचा है। सबसे पहले कौन, यही बताना है हमको, सबसे पहले कौन। और व्यक्तियों के नाम क्या क्या दिए गए हैं? L, M, J, T। बोलो बेटा, इनमें से सबसे पहले कौन? अब पहली जानकारी देखो, M केवल J और T के बाद पहुंचा है। सबसे आगे पहुंचने वाला व्यक्ति ये है, उसके बाद पहुंचने वाला व्यक्ति ये है फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर बेटा थर्ड नंबर पे पहुंचने वाला ये है, फिर बेटा फोर्थ नंबर पे पहुंचने वाला ये है, और फिर बेटा फिफ्थ नंबर पे पहुंचने वाला ये है। तो इन्होंने क्या कहा पढ़ी? इन्होंने ये कहा कि M केवल J और T के बाद पहुंचा है। M केवल 2 लोगों के बाद पहुंचा है। M जो है वो केवल 2 लोगों के बाद पहुंचा है। तो क्या M को अगर यहां पहुंचा दे मान लो, तो क्या उसके आगे केवल 2 ही लोग पहुंचे होंगे? तो वो 2 लोग कौन कौन हैं? J और T। लेकिन ये पता नहीं कि J और T में से आगे कौन फिर पीछे कौन, मतलब फर्स्ट पे कौन सेकंड पे कौन, ये नहीं पता। ये मत कर देना कि J पहले लिखा है तो आगे लिख दें, T बाद में तो पीछे लिख दें, वो कुछ भी हो सकता है। तो आप बताइए क्या इस जानकारी से पता चला कि सबसे पहले कौन? नहीं पता चल पाया, हटाइए, बेकार। दूसरे में बच्चा क्या कहा गया? दूसरे में कहा गया, हाँ बस सर 1 मिनट सर, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, अरे ज्यादा बन गए, पहला, चलो कोई बात नहीं। हाँ सुनो, दूसरे में क्या कहा गया है कि L R से पहले पहुंचा है। तो L R से पहले पहुंचा है तो कहीं भी हो सकता L यहां R यहां, नहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है क्या? L यहां R यहां नहीं हो सकता है? सब लोग हाँ नहीं बोल, हाँ हो सकता है सर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तुम लोग पहली वाली को नहीं दिल से भुला पा रहे हो, पहले वाली को ध्यान दे रहे हो ना, तभी तुम कह रहे हो नहीं हो सकता है। भैया पहले वाली को भूल जाओ, क्यों नहीं भुलाते हो?
कहने का मतलब ये, आप बताइए एल यहाँ आर यहाँ हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, क्योंकि हमारे पास में क्वेश्चन है और दूसरी जानकारी का फिर दो ही लोग हैं। पहली जानकारी है ही नहीं, वो तो जा चुकी है। ठीक है, आप उसको यादों में भी मत रखो। ठीक है, तो दूसरी जानकारी से भी काम नहीं बना, अब दोनों को मिला दें। आओ मिलाते हैं। तो अब एक काम करते हैं, दूसरी जानकारी को हम इसी चित्र में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। दूसरी जानकारी थी क्या? एल आर से पहले पहुंचा। तो एक बात तो तुम मानते हो कि गुरुजी एल और आर के लिए जो जगह बची है वो यही बची है। तो अगर एल आर से पहले पहुंचा है तो क्या एल और आर को ऐसे ही लिखोगे? और अगर ऐसे ही लिखोगे तो क्या अब दोनों को मिलाकर पता चल पाया कि फर्स्ट नंबर पे कौन? फर्स्ट नंबर पे तो अभी भी नहीं पता चल पाया। आंसर बोलो क्या? बोलो बेटा, डी मतलब चौथा ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है डी। लगा दो चौथा। करेक्शन हो रहा है? शाबाश बेटा। 16 देख लो, 16 में क्या कहा गया? गांव एफ से किस दिशा में है? किस दिशा में है? चलिए अब आप हमको ये बताओ जल्दी जल्दी में, टाइम बचाते हुए, कि मुझे ये बताओ जो पहली जानकारी दी गई, पहली जानकारी में क्या एफ और एम दोनों का नाम लिया है? पहली जानकारी में क्या दोनों का नाम लिया है कि दोनों में से किसी एक का? एक का। तो पहली जानकारी को चेक भी मत करना, बेकार है। दूसरे में देखो, क्या एफ और एम दोनों का नाम है? दूसरे में नहीं है, केवल एक का है, बेकार है, हटाओ। तीसरे को देखो, क्या तीसरे में एम और एफ दोनों का नाम है? नहीं है, केवल एम का है, बेकार है, हटाओ। जब पहले से भी नहीं आ पाया, दूसरे से भी नहीं आ पाया, तीसरे से भी नहीं आ पाया, अब क्रम चलेगा। सबसे पहले आप मिलाओगे पहले और दूसरे को। अब पहले दूसरे को मिलाते हैं। तो इन्होंने बोला क्या है? अब पढ़िए, अब दिशाएं बना देते हैं। उत्तर दक्षिण बेटा, उत्तर दक्षिण पूर्व और फिर पश्चिम। सही है, पूर्व और पश्चिम। शुरू हो जाओ। देखो क्या बोला, पहली जानकारी पढ़िए। गांव डी के पश्चिम में है। जो गांव एच है ना, वो डी के पश्चिम में है। देखकर बताओ क्या डी के पश्चिम में है? मैंने सही बनाया? डी के पश्चिम में है। गांव एच गांव डी के पश्चिम में है, जो गांव एफ के दक्षिण में। जो मतलब कौन? बोले भैया, हाँ, शाबाश। जो हमेशा ध्यान रखना है, जो शब्द बोला जाता है, ये शब्द उसके लिए बोला जाता है जो व्यक्ति इस शब्द के पास में है। और पास में हमेशा बाईं तरफ चलना, इस शब्द से बाईं तरफ चलना। तो इस शब्द से चलते जाओगे अपनी शीट में देखो, जो शब्द से इधर की तरफ चलोगे तो बताओ नजदीक में कौन मिल रहा है? पास में डी मिल रहा है कि एच मिल रहा है? डी पास में मिल रहा है, तो बात डी के रिस्पेक्ट में हो रही है। तो सर बोला क्या गया? सर बोला यह गया कि जो गांव एफ के दक्षिण में है, तो मतलब जो डी है ना, वो गांव एफ के दक्षिण में है। तो अगर गांव एफ के दक्षिण में है तो मुझे देखकर बताओ क्या एफ के दक्षिण में डी है कि नहीं? बिल्कुल है। पहली जानकारी तो मैंने बना दी। अब दूसरी जानकारी क्या कहती है वो सुनो। गांव एम के उत्तर में है। तो आर जो है वो एम के उत्तर में है। तो आर तो कहीं है ही नहीं ना, एम है कहीं। तो आर एम के उत्तर में तो कहीं भी बन सकता है, नहीं बन सकता? हो सकता है कि एम यहां आर यहां, बताओ नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है ना। अच्छा अगर ये हो सकता है तो फिर तो और भी तो बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है एम यहां आर यहां, बताओ होने को तो ये भी हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो पहली और दूसरी दोनों जानकारियों को मिला के तो काम नहीं चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है। तो पहले दूसरे को मिला के नहीं चल पा रहा है, तो किसको मिलाओगे अब? दूसरे तीसरे को। दूसरे तीसरे को, तो दूसरे तीसरे को मिलाओगे तो बताओ दूसरी जानकारी में क्या कहा गया, जल्दी बोलो। अच्छा अभी मिला के टाइम मत खराब करना। दूसरी और तीसरी दोनों जानकारियों को देखो। दोनों में से किसी में भी एफ का नाम लिया? एफ का नाम ही नहीं है तो फायदा ही कुछ नहीं, हटाओ। दूसरी तीसरी बेकार हो गई। अब बारी आती है तीसरी और पहली। अब बेटा नंबर आया तीसरे और पहले का। तीसरे और पहले का, जो लोग जीडी का पेपर देने जा रहे हैं वो डायरेक्शन के सवाल सीख लें, काम आएंगे बेटा। तीसरे और पहले का। अब देखो पहली जानकारी में क्या कहा गया था, मैं दोबारा से बना रहा हूं। पहली जानकारी में गांव एच गांव डी के पश्चिम में है। गांव एच गांव डी के पश्चिम में है। अच्छा और क्या बोला था कि जो गांव एफ के दक्षिण में है। तो ये मैंने पहली जानकारी बना दी। अब जरा तीसरी जानकारी क्या कहती है वो सुनो। गांव एम गांव डी के पूर्व में है। तो जो एम है वो डी के पूर्व में, तो बेटा डी के पूर्व में, तो आप मुझे बताओगे डी के पूर्व में होगा तो एम इधर ही होगा। तो इस हिसाब से क्या मुझे ये बताइए, आप बता सकते हो कि गांव एफ गांव एम से किस दिशा में है? तो अगर एम से देखोगे तो एफ कहां दिख रहा है? अगर एम से देखोगे तो एफ तो इधर दिख रहा है और
इधर मतलब कि ये दिशा कौन सी होती है? उत्तर और पश्चिम के बीच में कहीं तो दिशा कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम। तो क्या पहले और तीसरे को मिला के आंसर आया? अब ऑप्शन बताओ कोई ऐसा दिया हो तो ऑप्शन नंबर बी। क्या बात समझ में आई? क्लियर सर? चलिए, हाँ ठीक है ना बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20 हो चुका था क्या? अच्छा 20 के बाद 22 देखो। 22 एक 5 मंजिल की इमारत है जिसमें सबसे नीचे पहली मंजिल, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल आ गया। सबसे नीचे पहली मंजिल, फिर उसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, सबसे ऊपर पांचवी। इनमें 5 लोग रहते हैं। कौन कौन से? H I J K L रहते हैं। पूछा ये गया कि सबसे नीचे कौन रहता है? सबसे नीचे ये पूछा, पहली मंजिल पर कौन रहता है? ठीक, चलो अच्छी बात है। पहली मंजिल पर कौन रहता है आइए देख लेते हैं। पहली मंजिल पर कौन रहता है आइए देख लेते हैं बेटा। पहली मंजिल पर कौन रहता है? तो देखो पहली जानकारी क्या कह रही? 1 2 3 4 5। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी, चौथी, पांचवी। पहली जानकारी पढ़ो। पहली जानकारी जे तल क्रमांक 3 पर रहता है। तो जे जो है वो 3rd फ्लोर पर रहता है। बताओ मैं जे को सही जगह बैठा ला? जे तीसरे तल पर रहता है। और जो के है ना वो एल के ठीक नीचे रहता है। एल के ठीक नीचे रहता है। आगे बढ़िए। के एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है, इवन नंबर पे। तो के अगर सम पर रहेगा तो के किस पर रह सकता है? या तो 2 पे या 4 पे। अच्छा लेकिन एक बात के और एल वाली बोली गई है। के जो है वो एल के ठीक नीचे रहता है। तो क्या ये वाला के बन पाएगा? के एल के ठीक नीचे हो ही नहीं पाएगा। तो आप मुझे बताइए यहीं पर तो के सही रहेगा। तो अगर के यहाँ तो क्या एल सबसे ऊपर हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर एल सबसे ऊपर हो गया तो अभी भी 2 लोग बचे हैं। 2 लोग बचे हैं। कौन कौन से 2 लोग बचे हैं? बोलो बेटा। 2 लोग बचे हैं। H बचा है और I बचा है। क्या H और I में से कौन कहां लिखे तो बता सकते हो? हटाओ बेकार। दूसरी जानकारी पे आ जाओ। दूसरी जानकारी क्या कहती? 1 2 3 4 5। बेटा दूसरी जानकारी क्या कहती है बेटा? ध्यान दो क्या कहती कि L तथा H के बीच में केवल 2 लोग हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। L और H के बीच में केवल 2 लोग। और जो L है ना वो H के ऊपर कहीं रहता है। तो ठीक है, अगर L यहाँ H यहाँ तो बीच में कितने लोग? 2 लोग। ठीक है आगे बढ़ो। J के ठीक नीचे रहता है और J एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है। J एक विषम संख्या पर रहता है। तो ये बताओ J अगर विषम संख्या पर रहता है तो कहां कहां रह सकता है? तो मैं एक काम करता हूं, मैं J के लिए सारे रास्ते बता देता हूं आपको। 1 2 3 4 5 और सर एक और 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 साइमल्टेनियसली हम लोग 3 चित्र बना लेते हैं। अब बताओ J को विषम संख्या पे रखना ऑड नंबर पर। तो J को तुम कहां कहां रख सकते हो? या तो 1 पर या 3 पर या 5 पर। अच्छा J वाला पॉइंट पढ़ो क्या था? J K के ठीक नीचे रहता है। जो J है वो K के ठीक नीचे रहता है। आप मुझे बताओ क्या ये J जो है वो क्या किसी के ठीक नीचे रह रहा है? ये तो खुद ही तब से ऊपर रह रहा है। तो ये चित्र तो बेकार हो गया। इसमें आ जाओ। J K के ठीक नीचे रहता है। तो आप बताइए K के ठीक नीचे संभव है कि नहीं? अब इसमें देखोगे तो क्या संभव है कि नहीं? अच्छा दूसरी वाली जानकारी को फिर पढ़ो। L तथा H के बीच में 2 लोग और L जो है वो H के ऊपर कहीं। तो L और H के बीच में 2 लोग। चेक करना ये चित्र फेल हो चुका है। ये फेल हो चुका है। L और H के बीच में 2 लोग। अब आप बताओ इन तीनों में से तुम L और H कहां रखना पसंद करोगे कि बीच में 2 लोग आ जाए? क्या L और H के बीच में इसमें 2 आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। ये चित्र बेकार हो गया। आखिरकार यही बनेगा। अब बेटा L और H के बीच में 2 लोग। अब अगर ध्यान देना L और H के बीच में 2 लोग तो एक रास्ता बचता है। कौन सा बचता है? और यही बचता है कि अगर L सबसे ऊपर तो H यहाँ, और अगर H सबसे ऊपर तो L यहाँ। आप बताओ इस और हाँ इन्होंने बात कही है L H के ऊपर रहता है। अरे बन गया काम। L H के ऊपर रहता है तो इसका मतलब क्या? L ऊपर और H नीचे, ऐसे ही तो होगा। बताओ क्या L और H के बीच में 2 ही लोग हैं? इसके अलावा कोई जुगाड़ बचा? नहीं बचा। एक नाम बच गया। कौन सा? I। आप बताइए सबसे नीचे कौन? I। किस जानकारी से आया? दूसरे से। ऑप्शन बोलो। क्या बात समझ में आई? ठीक है आइए क्वेश्चन नंबर 22 के बेटा कौन सा कह रहे थे? क्यों 23? चलो 23 सुनो। क्या घड़ी में 9 बजे हैं? पहली जानकारी क्या कह रही है? आधे घंटे बाद घड़ी की मिनट व घंटे की सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। अरे आधे घंटे के बाद 90 डिग्री बनेगा तो वो तो बहुत बार बनता है। आपको मालूम है 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार। कितनी बार? 22 बार। वैसे तो हर घंटे में 2 बार बनता है लेकिन उस हिसाब से 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए। लेकिन सर 2 ऐसे घंटे होते हैं जिनमें केवल एक बार बनता है।
केवल 2 ऐसे घंटे होते हैं जिनमें केवल एक एक बार समकोण बनता है। वो कौन सा होता है? जैसे 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में 2 घंटे हुए तो बनना चाहिए 4 बार, लेकिन बनता है केवल 3 बार, क्योंकि जो 3 बजे होता है वो कॉमन होता है। तो एक तो 3 बजे वाला उधर से हट गया, और 8 से 9, 9 से 10 के बीच में भी एक 9 बजे वाला समय जो होता है वो कॉमन होता है। तो इसलिए जो 2 कम होते हैं वो ये कम होते हैं। कौन कौन से कम होते हैं? एक 3 बजे वाला और एक 9 बजे वाला। तो इस वजह से 12 घंटे में 22 बार बनता है। तो वैसे तो यार 12 घंटे में 22 बार समकोण बनता है। इन्होंने हमसे क्या कहा? आधे घंटे बाद घड़ी की घंटे इतना मिनट की सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो 90 डिग्री का कोण तो बहुत बार बनाती है, तो क्या हम बता सकते हैं समय क्या हुआ? नहीं कह सकते, हटाओ। दूसरा, ठीक 15 मिनट पहले घड़ी की घंटे इतना मिनट की सुइयां एक दूसरे से मिली थी, 15 मिनट पहले मिली थी, तो मिलती तो बहुत बार है। 12 घंटों में आप बताइए सुइयां एक बार संपाती मतलब बहुत बार संपाती होती है कि नहीं होती? संपाती मतलब कोलिनियर, दोनों सुइयां मिलना, एक जगह पर होना, इनको समदिश भी कहते हैं, कोलिनियर भी कहते हैं। समझ रहे बेटा? तो ये तो बहुत बार होती है। तो क्या इससे बता पाओगे कि अभी कितना समय हुआ? नहीं बता सकते। और जब समय ही नहीं बता पाएंगे तो ये कैसे बता पाएंगे कि अभी 9 बजा है कि नहीं बजा? 9 बजा है कि नहीं बजा? बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। तो बेटा समय की कोई भी बात ना पहले में बताई गई ना दूसरे में बताई गई, और दोनों को अगर मिलाकर चेक करोगे ना तब भी नहीं बता सकते हो, क्योंकि किसी ने भी समय की कोई बात ही नहीं की है बेटा। तो इस वजह से आंसर ना पहले से आएगा और ना ही दूसरे से। अब ऑप्शन बताओ कौन सा? ठीक, चौथा सही है। अच्छा, और बताओ कोई इस पन्ने में, जल्दी से बताओ, फिर हम लोग लॉजिकल रीजनिंग और सिलॉप की छोटी सी बात करेंगे और इनइक्वालिटी भी छोटा सा डिस्कस करेंगे आज। बताओ बेटा। हाँ बोलो भैया। 24 से लेकर 31 कौन सा बेटा? 28। 28 देखो, शनि का मुंह किस दिशा की ओर है? पहली जानकारी देखो, यदि शनि अपने बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ जाए तो उसका मुंह उत्तर पश्चिम में हो जाएगा। अगर शनि अपने बाईं तरफ 90 डिग्री मुड़ जाए तो उसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा? किस पड़ोस में लिखा है भैया, किस दिशा में हो जाएगा? उत्तर पश्चिम में हो जाएगा बेटा। तो आपको हम जानकारी के लिए बता दें, दिशाएं 8 होती हैं इस प्रकार से, 8 दिशाएं। उत्तर हमेशा ऊपर, दक्षिण हमेशा नीचे, और जो पूर्व होती है वो इधर पर राइट हैंड साइड में, और जो पश्चिम होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में। उत्तर और पूर्व के बीच में कोई दिशा तो उत्तर पूर्व हो गई। क्यों भाई, सही है? अच्छा बेटा, दक्षिण और पूर्व के बीच में कोई दिशा तो दक्षिण पूर्व हो गई। सही है। अच्छा बेटा, साउथ और वेस्ट के बीच में तो साउथ वेस्ट हो गई, और अगर बेटा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में तो नॉर्थ वेस्ट हो गई। क्या यही 8 दिशाएं हैं? इन्होंने हमसे ये कहा पहली जानकारी में, यदि शनि अपने बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ जाए तो उसका मुंह उत्तर पश्चिम में हो जाएगा। तो मतलब ये कि मान लो थोड़ी देर के लिए कि शनि बाबू अभी इधर देख रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मान लो इधर देख रहे हैं, तो अब शनि अगर अपने बाएं मुड़ना पसंद करेंगे, बाएं, तो लेफ्ट मुड़ेंगे तो लेफ्ट का मतलब इधर ही मुड़ेंगे। और आपको मालूम है कि ये हर एक छोटा टुकड़ा कितने डिग्री का होता है? क्या बात सही है? तो अगर अपने बाएं 90 डिग्री मुड़ेंगे तो आप बताओ 90 डिग्री मुड़ के क्या यहां हो जाएंगे? तो इसका मतलब क्या उत्तर पश्चिम में हो गए कि नहीं हो? इसका मतलब कि अभी शनि कहां देख रहे हैं? अभी देख रहे हैं उत्तर पूर्व में। तो शनि का मुंह अभी किस दिशा में है? उत्तर पूर्व में। इन्होंने कहा कि यदि अपने बाएं घूम जाता है तो इधर हो जाएगा। तो इसका मतलब अभी कहां है? उत्तर पूर्व। बताइए पहली जानकारी से आंसर आया कि नहीं आया? दूसरी देखो बेटा, दूसरी, यदि शनि अपने दाईं ओर 45 डिग्री मुड़े तो उसका मुंह उस दिशा में होगा जो सुनील के ठीक विपरीत है। तो सुनील की तो पता चले दिशा कौन सी है? सुनील की दिशा के विपरीत है। अरे सुनील की दिशा तो बताओ कम से कम। तो इसलिए दूसरी जानकारी से आंसर नहीं आ पाएगा। तो बताओ बेटा आंसर ऑप्शन कौन सा होगा? ए पहला। क्या बात समझ में आई? और हाँ 29वां, और कौन सा? 24 और 24 25 होते। 24 देखो पहले बेटा, पहले 24 देखो, क्या एफ बी की ग्रैंड डॉटर है? ग्रैंड डॉटर का मतलब क्या होता है? नातिन या पोती। मालूम है कि नहीं? एक नाना नानी की भी ग्रैंड डॉटर होती है और एक बाबा दादी की भी ग्रैंड डॉटर होती है। नातिन या पौत्री या पोती कह सकते हो आप। तो इन्होंने पूछा कि क्या एफ बी की ग्रैंड डॉटर है? पहली जानकारी देखो उसमें क्या कहा गया। पहली जानकारी में ये कहा गया कि बी एम का पिता है। बी एम का पिता है, तो बी एम का पिता है। आगे पढ़ो बेटा। एम टी की बहन है। एम किसकी बहन है? टी की। एम टी की बहन है।
आगे पढ़ो बेटा, टी एफ की माता है। टी किसकी माता है? एफ की माता है। तो टी एफ की माता है, तो एक लड़की की भी माता हो सकती है और एक लड़के की भी माता हो सकती है। तो एफ का जेंडर पता नहीं है, वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, लेकिन माता है अगर टी तो माइनस ही होगी। सही बात है। यहाँ पर बहन किसको कहा है? एम को, तो माइनस ही होगी। पिता किसको कहा है? डी को, तो प्लस ही होगा। क्यों भाई, बात सही है। अब जरा रिश्ता सोचो किसका पूछा था कि बताइए क्या एफ बी की ग्रैंड डॉटर है? तो एफ एक लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो उस हिसाब से जो एफ है वो आपकी मतलब ग्रैंड डॉटर हो भी सकती है और नहीं भी। पहली जानकारी तो फेल हो गई। दूसरी देखो सर दूसरे में क्या कहा गया? दूसरे को देखो, दूसरे में तो बी का नाम भी नहीं लिया है। दूसरी जानकारी पढ़ो। दूसरे में देखो एफ तो हमको दिख रहा है लेकिन बी तो दिख ही नहीं रहा है, तो दूसरी तो हम चेक भी नहीं करेंगे, बिल्कुल बेकार है। ना पहले से ना दूसरे से। अब एक रास्ता निकल कर आया, दोनों को मिलाकर अब मिला लो। अब दूसरी वाली जानकारी का इस्तेमाल इसमें करो। इसमें क्या बोली दूसरी जानकारी? एस एफ का पुत्र है। तो जो एस है वो एफ का पुत्र है। एफ का पुत्र है। एफ का पुत्र है। एफ का पुत्र है एस। एस एफ का पुत्र है और जो वी है वो एफ की पुत्री है। एफ की पुत्री है। जो वी है ना वो एफ की पुत्री है। हो गई पुत्री, एफ की पुत्री है। और जो आर है वो टी का भाई है। तो टी का भाई है, टी का भाई है, टी का भाई है। अब मुझे एक बात बताओ, एक पुरुष के भी बेटा बेटी होते हैं और एक महिला के भी बेटा बेटी होते हैं, मतलब पिता के भी पुत्र पुत्री होते हैं और माता के भी पुत्र पुत्री होते हैं। आप मुझे बताओ क्या एफ का जेंडर बता सकते हो? एफ एक पुरुष भी हो सकता है और महिला भी। तो इस हिसाब से जब एफ का तुम जेंडर ही नहीं बता पा रहे हो कि महिला है कि पुरुष है, तो एफ नातिन होगी कि नहीं होगी कुछ कह ही नहीं सकते। इसलिए दोनों को मिलाकर भी आंसर नहीं आएगा। क्या बात समझ में आई? 25वां बेटा, शशिधर किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? क्या पहली जानकारी को अगर देखें तो बड़े सवेरे मतलब सुबह सुबह शशिधर जमीन पर एक पुतले के सामने खड़ा था, तो पुतले की परछाई शशिधर के दाहिनी तरफ पड़ रही थी। हाँ? क्या का मतलब आंसर या तो हाँ में आए या ना में आए, आना चाहिए। तो आप मुझे बताइए जब मैंने दोनों जानकारी मिला ली तो आंसर हाँ में आया कि ना में आया? ना में आया। मतलब कंफर्म तुमने कर दिया कि एफ बी की ग्रैंड डॉटर नहीं है। क्या एफ बी की ग्रैंड डॉटर है कि नहीं है? कंफर्म नहीं। अगर कंफर्म हो जाता तो चाहे हाँ में होता चाहे ना में होता, हाँ तो मान लेते। लेकिन आप मुझे बताइए बेटा हाँ में आया कि ना में आया? कंफर्म ही नहीं है, तो इसलिए आंसर मिलाकर भी। क्या बात समझ में आई? ठीक है सर। 25वां क्या कह रहा था? 25वें की बात करो, शशिधर किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? आप तो बताओ, सुबह जब सूरज निकलता है तो किस दिशा में? पूर्व में। और शाम को अस्त होता है तो पश्चिम में। चलिए इन बातों को हमें ध्यान रखना है सर। अब इन्होंने पहली जानकारी में क्या कहा? पहली जानकारी में ये कहा बेटा, पहली जानकारी में ये कहा कि शशिधर भैया सुबह सुबह जब खड़े थे पुतले के सामने, तो जब पुतले के सामने खड़े थे तो अगर सुबह के टाइम खड़े होंगे तो ये बताओ सूरज कहाँ निकला होगा? पूर्व में। तो ये हो गया सूरज, सन, और सूरज से रोशनी निकल रही है और ये रोशनी जब इन दोनों पे पड़ेगी, जब दोनों पर ये रोशनी पड़ेगी तो बताओ इनकी परछाइयां बगल में बनेगी कि नहीं? तो इन भैया की परछाई ये बन गई और इन भैया की परछाई ये बन गई। बताओ बनी कि नहीं बनी? ठीक है। अब सभी लोग ध्यान देना, जिन लोगों ने डायरेक्शन में ये चीज नहीं सीखी वो आज सीख लो। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं जहां पर खड़ा हूँ यहां से सीधे दीवार खींच दीजिए सामने तक, बिल्कुल अनंत तक। और ऐसे ही मेरे पीछे भी एक दीवार खींच दीजिए, तो इस दीवार के जो थोड़ा सा भी इस तरफ है वो सब मेरा दायां है, और इस दीवार के जो थोड़ा सा भी इस तरफ है वो मेरा बायां है। केवल मेरा दायां बायां है, ये बगल में नहीं होता है। आगे भी जो इधर भी है वो मेरा दायां है, जो उधर है वो मेरे बायां है। अब मुझे ये बताओ, ये दोनों की दोनों परछाइयां इस नीचे वाले इंसान के बाईं तरफ बन रही हैं। बताओ बन रही है कि नहीं बन रही? ये दोनों की दोनों परछाइयां इस नीचे वाले इंसान के बाईं तरफ बन रही हैं, लेफ्ट साइड में, और ये दोनों की दोनों परछाइयां इस ऊपर वाले इंसान के दाहिनी तरफ बन रही हैं। बोले कबूल है? कबूल है? बस दो बार बन रही कि नहीं बन रही? बिल्कुल बन रही। सवाल क्या था बेटा? 25वां ये कह रहा था कि बड़े सवेरे देखा यह गया कि शशिधर जमीन पर एक पुतले के सामने खड़े थे,
पुतले की परछाई शशिधर के दाहिनी तरफ बन रही थी। तो ये बताओ दोनों परछाइयां जो है वो दाईं तरफ बन रही हैं, ऊपर वाले इंसान के दाईं तरफ कि नीचे वाले के दाईं तरफ? ऊपर। तो इसका मतलब ये कि शशिधर के दाहिनी तरफ। तो ऊपर वाले का नाम रख दो क्या? शशिधर। और ऊपर वाले का नाम शशिधर तो नीचे वाले का नाम पुतला। सही है। अब क्वेश्चन क्या था याद करो, शशिधर किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं? तो शशिधर किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं? दक्षिण, साउथ। पहले से तो आंसर आ गया है। दूसरे से अगर देखोगे तो बड़े सवेरे शशिधर जमीन पर खड़ा था और जब वह बाईं ओर मुड़ा तो परछाई उसके पीछे हो गई। परछाई उसके पीछे हो गई। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कहां खड़ा था, किस दिशा में देख रहा था, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि गुरुजी सूरज यहां होगा। पता होगा कि नहीं होगा? इन्होंने बोला क्या कि जब वो अपने बाईं ओर मुड़ा तो परछाई उसके पीछे हो गई। परछाई उसके पीछे हो गई। तो परछाई उसके पीछे हो गई तो एक काम करते हैं बेटा, ध्यान देना। मान लेते हैं कि शशिधर भैया जो हैं वो अभी, मान लेते हैं कि शशिधर भैया अभी नीचे देख रहे हैं, थोड़ी देर के लिए, मान लो थोड़ी देर के लिए नीचे देख रहे हैं। तो अब जब ये शशिधर अपने बाईं ओर मुड़ेगा, बाईं ओर, लेफ्ट, तो लेफ्ट मुड़ेगा, तो आप मुझे बताओ वो पूर्व की तरफ मुड़े कि पश्चिम की तरफ मुड़े? पूर्व की तरफ मुड़े। सही है ना? और चलो बाईं ओर मुड़वा के जब तो पूर्व की तरफ इसका मुंह करवा दोगे तो आप बताओ जब रोशनी इन पे पड़ेगी तो क्या इनकी परछाई इनके पीछे ही तो बनेगी? ऐसे ही तो बनेगी परछाई के पीछे। तो आप बताओ शशिधर जब भैया बाईं तरफ मुड़े तो परछाई पीछे पड़ रही कि नहीं पड़ रही? इसकी पीठ के पीछे पड़ रही है। तो आप बताइए इसका मतलब वो शुरुआत में देख कहां रहा था? साउथ में देख रहा था, तभी तो बाएं मुड़कर काम बना। तो बताइए दूसरी जानकारी से आंसर आया कि नहीं आया? पहले से भी आया, दूसरे से भी आया, ऑप्शन आप बता दीजिए। सी आ गया। क्यों बेटा? सही है। और कौन सा सवाल बेटा दिक्कत दे रहा था? 29वां देख लो, बी का ई से क्या संबंध है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखो बी का ई से क्या संबंध है बेटा? चाहे तुम्हें 5 मिनट एक्स्ट्रा आज लग जाए, लेकिन 5 मिनट का समय और हमें देकर जाना। रीजन क्या है कि लॉजिकल रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, जल्दी हो जाएगा, परेशान ना हो। 29वां, बी का ई से क्या संबंध है? चलो देखते हैं। पहली जानकारी, आर बी की माता है। बेटा आर बी की माता है, गौर करो, आर बी की माता है। आगे पढ़ो। ई आर का पति है। अगर ई आर का पति है तो भारतीय सभ्यता के अनुसार अगर पति पुरुष होता है तो पत्नी नहीं, पता ना तुम लोगों को? बहुत कठिन सवाल पूछा है हमने, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। अरे यार अगर ये पति है तो स्वाभाविक, तुम लोग दिमाग में कुछ और चल रहा है तुम्हारे, हम समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अब नियम आ चुका है, अब रमेश को सुरेश से प्यार हो सकता है? हो सकता है, पर हम लोगों के घर में जो संस्कृति है उसमें होना नहीं चाहिए, नहीं तो पिताजी का जूता तैयार रहता है। तो गलत तो नहीं कह रहे? नाक कटारी समाज में हमारी, इसलिए हो सकता होगा, पर हम लोगों को ये बात नहीं माननी है। ठीक, चलिए मुद्दे पे आते हैं बेटा। सुन, बोला गया ई आर का पति है। चलिए कोई बात नहीं सर, आगे बढ़ते हैं। ई आर का पति है। अच्छा क्वेश्चन क्या था ये आप करो, बी का ई से क्या संबंध है? क्लियर? बी का ई से क्या संबंध है? देखो सभी लोग एक बात तो समझ लो, बी का ई से क्या संबंध है? तो जिसके साथ में से लिखा होता है उसका रिश्ता कभी नहीं बताया जाता। जिसके साथ में से लिखा होता है उसका रिश्ता कभी नहीं बताया जाता। तो फिर बताना किसका है? बी का। जो बी है वो क्या लग रहा है? तो बी के बारे में बताना है कि बी जो है वो क्या लग रहा है रिश्ते में। तो आप बताओ, एक लड़की की भी मम्मी हो सकती है और एक लड़के की भी मम्मी हो सकती है, तो बी तो लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर तुम देखोगे तो अगर आर और ई पति पत्नी है तो इन दोनों पति पत्नी का बेटा भी हो सकता है और इन दोनों पति पत्नी की बेटी भी हो सकती है। पहली जानकारी से तो पता नहीं चल पाया कि बी का ई से क्या संबंध है। दूसरी जानकारी, संतान कुछ, अरे अच्छा तो ये संबंध नहीं बोला जाता, संबंध कंफर्म होना चाहिए। संबंध कंफर्म होना चाहिए, या तो बेटा या बेटी, संतान तो है। क्या? चलिए दूसरी जानकारी देखिए सर, दूसरे में क्या कहा गया? दूसरे में आप मुझे बताओ क्या बी और ई दोनों का नाम लिया है? किसी का नाम ही नहीं बताओ। दूसरी तो बिल्कुल बेकार, चेक करके टाइम नहीं खराब करना। अब आ जाओ दोनों को मिलाकर, आओ बेटा मिलाते हैं। मिलाएंगे। आर की केवल एक ही पुत्री है और वो जे है। आर की केवल एक ही बिटिया है और वो जे है। तो अगर आर की केवल एक ही बिटिया है और वो कौन है? जे है,
तो बस जे इकलौती बेटी है, इसका मतलब फिर कंफर्म हो गया बी क्या, लड़का। और अगर बी बेटा लड़का है तो इसका मतलब बी का संबंध पता चल गया कि नहीं चल गया? तो बेटा मिलाकर आंसर आया कि नहीं? ऑप्शन कौन सा? क्या बात समझ में आई? क्लियर हो रहा है? अच्छा सुनिएगा बेटा, इसको कंप्लीट मान सकते हैं? ठीक है। देखिए आपको बता दें, डेटा सफिशिएंसी कहने को तो ये एक टॉपिक होता है सर, लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा तो हम लोगों ने इसमें ब्लड रिलेशन के भी सवाल लगाए हैं, डायरेक्शन के भी लगाए हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के भी लगाए हैं, लगाए कि नहीं लगाए, है ना? तो इससे फायदा ये होता है कि हम लोगों का काफी चैप्टर्स का रिवीजन हो जाता है। क्लॉक की भी कुछ बातें हुई हैं, सुनो बेटा। लॉजिकल रीजनिंग, एक छोटा सा ओवरव्यू आएगा इसका। लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक क्षमता, ठीक है। क्या होता है तार्किक क्षमता? इसका मतलब ये होता है कि आपको एक कथन दिया जाएगा, कोई बात कही जाएगी और पूछा ये जाएगा कि इस बात को कहने के पीछे क्या विचार रहा होगा। तो हमको कोई कथन दे दिया, हमसे कहा बताओ इसके पीछे क्या विचार रहा होगा, तो हम कैसे कंफर्म करते हैं कि उस इंसान ने क्या सोचकर ये बात कही? हम कंफर्म कर सकते हैं, हम अंदाजा ही लगा सकते हैं कि उस इंसान ने बोली होगी तो शायद ये सोच के कहा होगा, शायद। कंफर्म तो नहीं कर सकते हो ना। तो लॉजिकल रीजनिंग का सबसे अच्छा तरीका यही होता है सर कि आपको कभी भी अगर पूर्व धारणा या कार्यवाही, इनमें अगर कभी कोई निश्चित बात बोल दी जाए तो आप उसको सीधे सीधे गलत कर देना। वो 95% बल्कि 99% गलत होती है, 95 से 99% तक गलत होती है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ केवल सही होते हैं, केवल यूनिवर्सल ट्रूथ सही होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे कह दिया गया कि अभी बोल दिया गया कि अभी शाम को राहुल की परछाई मान लेते हैं दक्षिण दिशा में पड़ रही है, या राहुल की परछाई मान लेते हैं अभी शाम को राहुल की परछाई उसके सामने पड़ रही है, उसके आगे पड़ रही है या बन रही है। तो शाम की बात है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि शाम के समय सूरज होता कहां है? पश्चिम में। तो इसमें तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते, फिक्स है ना ये। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं इनमें केवल आप नहीं अंदाजा लगा सकते हो, बाकी इनमें फिक्स होता है, बाकी सब में अंदाजा ही लगाया जाता है। तो कभी भी ध्यान रखना, लॉजिकल रीजनिंग में अगर कभी भी आपको निश्चित शब्द मिल जाए, निश्चित शब्द कभी भी मिल जाए, किसमें मिलेगा? पूर्व धारणा में मिलेगा, कार्यवाही में मिलेगा और निष्कर्ष में भी मिलेगा। कभी भी अगर निश्चित शब्द मिल जाए तो फिर वो पूर्व धारणा और कार्यवाही जो भी होगी वो गलत होगी। क्या होगी? गलत होगी। अभी निश्चित शब्द होते कैसे, मैं पहचान बता देता हूं। निश्चित शब्द होते हैं केवल, सारे, सभी, कोई नहीं, प्रत्येक, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो निश्चित शब्द आते हैं, ये निश्चित शब्द कहलाते हैं। सर्टेन वर्ड्स बोलते हैं इनको, ठीक है, ये होते हैं निश्चित शब्द। तो कभी भी निश्चित शब्द मिल जाए तो आप गलत कर देना। और अगर कभी बेटा अनिश्चित शब्द मिल जाए, बेटा अनिश्चित शब्द, तो फिर वो पूर्व धारणा, वो कार्यवाही, वो निष्कर्ष क्या होगा? सही होगा। अनिश्चित शब्द में सही होता है और निश्चित में क्या होता है? गलत। अब अनिश्चित कैसे होते हैं? अनिश्चित मतलब क्या होता है बता देता हूं मैं आपको। जैसे मैं यहां पर निश्चित में एक शब्द और बढ़ा रहा हूं, एक शब्द है हमेशा, और वहां में एक शब्द और वो होता है निश्चित का होता है। अनिश्चित में एक शब्द मैं लिख रहा हूं बेटा प्रायः या कभी कभी, इस प्रकार से। अब आप बताओ, अगर हमेशा कहा तो फिर कोई दिन छूटेगा तो है नहीं, हमेशा बोल दिया मतलब डेली, तो कोई दिन छूटेगा तो है नहीं, तो वहां निश्चित कर दिया। और अगर कभी कभी बोला, प्रायः बोला, इसका मतलब कि कभी बात होगी और कभी नहीं होगी, तो ये हो गया अनिश्चित शब्द। इसमें कोई दिन निश्चित नहीं है, वो कभी भी हो सकता है। और इसने बोल दिया निश्चित, ये हमेशा होगा। तो निश्चित शब्द ये है और अनिश्चित ये। जैसे और देख लो, शायद ये एक अनिश्चित शब्द है, लगभग ये एक अनिश्चित शब्द है, ठीक है। आमतौर पर ये एक अनिश्चित शब्द है। संभवतः ये एक अनिश्चित शब्द है। सामान्यतः ये एक अनिश्चित शब्द है। इस तरह के शब्द अगर कभी मिल जाए तो इनको अनिश्चित शब्द बोलते हैं। अगर कभी मिल जाए तो फिर वो पूर्व धारणा और कार्यवाही क्या होती है बेटा? सही हो जाती है। अगर ये मिल जाए तो गलत। ये ज्यादातर ऐसा होता है, हमेशा ध्यान रखना, ये ज्यादातर ऐसा होता है कि इनसे जुगाड़ बन जाता है, ठीक।
अब आपको एक परेशानी का सामना कभी कभी करना पड़ेगा, तो मैं बता दे रहा हूं, अगर दोनों से एक एक शब्द मिल जाए, 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 तो आप गलत कर देना। तो आप क्या कर देना? गलत कर देना। एक शब्द हो सकता है इसका मिल जाए, एक शब्द इसका भी, दोनों से एक एक शब्द मिल जाए। जैसे मैंने कह दिया, हमेशा लोग सभी देशों का सफर करते हैं। नहीं, हमेशा लोग मैंने एक ही बोल दिया। हमेशा लोग आमतौर पर सफर करते हैं। एक जैसे लग रहा है, कुछ और बनाओ। आमतौर पर लोग, अब ठीक है, आमतौर पर लोग सभी लोगों के घर जाते हैं। आमतौर पर लोग सभी लोगों के घर जाते हैं, तो आमतौर पर उसमें से और सभी इसमें से, तो दोनों से एक एक शब्द आ जाए तो वो उदाहरण और कार्रवाई क्या होगी? और अगर दोनों में से किसी से भी शब्द ना आए, दोनों में से किसी से भी कोई शब्द ना आए, किसी से भी कोई शब्द ना आए, कोई शब्द ना आए, कोई शब्द ना आए, तो बेटा उस पूर्ण धारणा और कार्रवाई को सही कर देना। ठीक है, ये आपको हमने जो जुगाड़ बताया है, ये बेटा आपके बहुत से क्वेश्चनों में लगेगा। मैं ये नहीं कहूंगा आपसे, कि झूठा वादा नहीं करूंगा कि सारे क्वेश्चन तुम्हारे इसी से सही हो जाएंगे, ये ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि अगर एक शब्द के भरोसे ही आंसर आ रहा होता ना, तो हम तुमको पेपर में भी जब क्वेश्चन दिए जाते तो वहां कथन वो देते ही नहीं, केवल शब्द दे देते, शब्द देखो आंसर बताओ। तो आपको वो कथन क्यों दे रहे हैं इतना बड़ा, इतनी बड़ी पूर्वधारणा क्यों लिख कर दे रहे हैं? इसका मतलब केवल शब्द के भरोसे नहीं, पूरी बात के भरोसे आंसर आता होगा। तो ये जुगाड़ है, शॉर्टकट है कि अगर तुम्हारे पास पेपर में समय नहीं है, बेईमानी करने का मन है, कि तुम शॉर्ट ट्रिक यूज करना चाहते हो, तो 10 में से तुम्हारे 5-6 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 10 के 10 नहीं, लेकिन 5-6 सही हो जाएंगे। ये लॉजिकल रीजनिंग बहुत टफ होता है, लेकिन अगर 5-6 तुम करके आ रहे हो तुरंत, मुश्किल से 15 सेकंड के अंदर, तो फिर समय तो बचा। ठीक, और बाकी अगर पूरे के पूरे सही करने हो, तो इसके लिए मैंने आपको बताया, वो वीडियो में होगा शायद, नहीं है क्या? चैनल में है। फिर भी मैं काम करूंगा, स्टेटस पे लॉजिकल रीजनिंग का पूरा वीडियो डाल दूंगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, कल भी आमंत्रित हैं, ठीक, कल भी आइएगा। चलिए, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। कल मिलते हैं, ठीक है, कल भी रहेगी क्लास, और कल हम आगे की बातों को आगे बताएंगे। जी बताएंगे। इससे भी सब ना आए, इससे भी ना। जैसे हमने एग्जाम्पल आपसे कह दिया कि लोग बुद्धिमान होते हैं, इस सेंटेंस में ये बताओ कि इसका कौन सा शब्द है और उसका कौन सा। इस मोबाइल में देखो रिकॉर्डिंग चल रही है, बंद करो, नहीं उसको बंद करो बेटा, इससे मुझे बंद कर देंगे।